नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने विकास के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करी थी और आज इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करने वाले शारीरिक विकास के संदर्भ में। और यह यूनिट फर्स्ट का ये अंतिम वीडियो लेक्चर है। और शारीरिक विकास बहुत ही सरल टॉपिक है, बहुत ही ईजी है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। शारीरिक विकास के अंदर हमको 3-4 सब टॉपिक्स को पढ़ना है। वजन, लंबाई, हड्डियाँ, दांत और मस्तिष्क, 3-4 टॉपिक्स हैं जिसको क्लियर करना है। उसके बाद में 2-4 एक प्रश्न इस पार्ट से संबंधित हम नज़र डालेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वजन की। तो वजन की बात करी जाए तो शेषवावस्था में लड़कों का भार लड़कियों से अधिक होता है, बाल्यावस्था में लगभग बराबर होता है और अधिक होता है तो लड़कियों का, और किशोरावस्था में लड़कों का भार अधिक होता है क्योंकि उनकी हड्डियां अधिक मजबूत होती हैं। अब बात कर देते हैं लंबाई की। लंबाई की बात करें तो शेषवावस्था में लड़कों की लंबाई लड़कियों से अधिक होती है, बाल्यावस्था में लगभग बराबर होती है और यदि अधिक होती है तो लड़कियों की। किशोरावस्था में लड़कों की लंबाई अधिक होती है क्योंकि लड़कियों की लंबाई 16 वर्ष तक बढ़ती है, जबकि लड़कों की लंबाई 18 वर्ष के बाद भी बढ़ती रहती है। तो वजन और लंबाई दोनों ही सब टॉपिक्स में अपन ने देखा कि लड़कियों की जो प्रभाविता है वो केवल बाल्यावस्था में रहती है। वजन के मामले में भी वो लड़कियां बाल्यावस्था में डोमिनेंट रहेंगी और लंबाई के मामले में भी बाल्यावस्था में ही डोमिनेंट रहती है। शेषवावस्था और किशोरावस्था में हमेशा डोमिनेंट कौन रहेगा? लड़के। शेषवावस्था में भी लड़कों की वजन ज़्यादा रहता है और लंबाई भी ज़्यादा रहती है। किशोरावस्था में लड़कों की वजन भी ज़्यादा रहता है और लंबाई भी ज़्यादा रहती है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं दांत। दांत अति महत्वपूर्ण है, यहाँ से एकाध प्रश्न बनने की संभावना परीक्षा में रहती है। दांत निकलने की प्रक्रिया का आरंभ गर्भावस्था से शुरू हो जाता है। जन्म के समय शिशु के दांत नहीं होते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाले, यहाँ पे एक प्रश्न बनता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दांत निकलने की प्रक्रिया कब से शुरू हो जाती है। तो बच्चे लिखते हैं 5 से 6 माह में। ये गलत उत्तर है। दांत निकलने की जो प्रक्रिया है वो गर्भावस्था से शुरू हो जाती है। तो प्रक्रिया की बात की जाए तो उत्तर आएगा गर्भावस्था से। और दांत कब निकलते हैं तो 5 से 6 माह। दांत निकलना अलग चीज़ है और प्रक्रिया अलग चीज़ है, दोनों में अंतर करना अपन को ज़रूरी है। जन्म के समय शिशु के दांत नहीं होते, 5 से 6 माह में दूध के दांत निकलना प्रारंभ होते हैं। सबसे पहले नीचे के अगले 2 दांत निकलते हैं। 1 वर्ष तक दांतों की संख्या लगभग 8 होती है। 4 वर्ष तक पूरे के पूरे 20 दांत निकल आते हैं। उसके बाद दांत गिरना शुरू होते हैं। जब 20 दांत निकल जाते हैं उसके बाद दांत गिरने का प्रोसेस शुरू होता है। 5 से 6 वर्ष से अस्थायी दांत निकलते हैं, स्थायी, जिसे हम दाढ़े बोलते हैं सामान्य भाषा में। 12 से 13 वर्ष तक दांतों की संख्या 27 से 28 होती है। किशोरावस्था के अंत तक अथवा प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में प्रज्ञा दांत निकलते हैं, उनकी संख्या 4 होती है। 12 से 13 वर्ष तक तो दांतों की संख्या हो जाएगी 27 से 28 तक। और उसके बाद में कौन से दंत निकलेंगे जिनको अपन अक्कल दांत बोलते हैं, प्रज्ञा दंत हिंदी में बोलते हैं। इस प्रकार अगर हम दांतों की कुल दांतों की संख्या पर नज़र डालें तो इसमें होते हैं अस्थायी दांत 20 और स्थायी दांत होते हैं 12। कुल मिलाकर के हो जाएंगे 32। 16 ऊपर की तरफ, 16 नीचे की तरफ। नेक्स्ट बात करते हैं अपन हड्डियों की। शारीरिक विकास के अंदर हड्डियों का भी एक अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। तो हड्डियों के बारे में चर्चा करते हैं। शेषवावस्था में हड्डियों की संख्या लगभग 270 से 300 के बीच होती है। यह पतली एवं लचीली होती है। धीरे धीरे ये हड्डियाँ आपस में जुड़ना प्रारंभ हो जाती है। इसे अस्थिकरण या दृढ़ीकरण की क्रिया कहते हैं। किशोरावस्था में अस्थिकरण की क्रिया पूर्ण हो जाती है तथा हड्डियों की संख्या 206 रह जाती है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है वो ये, हड्डियों की संख्या वयस्क में कितनी होती है और शेषवावस्था में कितनी होती है। दोनों जगह अलग अलग उत्तर आएगा। तो प्रश्न की प्रकृति के आधार पर उत्तर सही माना जाएगा। शेषवावस्था में है तो 270 से 300 के बीच सही उत्तर माना जाएगा और किशोरावस्था में तो 206 सही उत्तर माना जाएगा। किशोरावस्था में भुजाओं व टांगों की हड्डियों में तीव्र गति से वृद्धि होती है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट शारीरिक विकास के अंदर जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है धड़कन। धड़कन के संदर्भ में भी कभी कभी परीक्षा में प्रश्न आ जाता है। तो सबसे पहले बात कर ले, जन्म के समय शिशु की धड़कन 1 मिनट में लगभग 140 बार होती है। या फिर इसी के संदर्भ में दूसरा प्रश्न घुमा के यूँ पूछा जा सकता है
कि सर्वाधिक धड़कन कौन से काल में रहती है और किस अवस्था में रहती है, तो आपको जवाब देना है शेषवावस्था में। कितनी होती है? 140 बार। उसके बाद बात करते हैं 6 वर्ष की आयु तक जो धड़कन होती है वो 100 बार होती है, 12 वर्ष की आयु तक 85 बार तथा किशोरावस्था में 72 बार। जो सामान्य आपको देखने को मिलती है हृदय की धड़कन 72 बार, वो वयस्क में या किशोरावस्था में जब विकास पूर्ण हो जाता है या इंसान मेच्योर हो जाता है उस कंडीशन में 72 बार रहती है। शारीरिक विकास का जो अंतिम महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है मस्तिष्क। शेषवावस्था में मस्तिष्क का भार लगभग 350 ग्राम होता है, बाल्यावस्था में लगभग 1260 ग्राम और किशोरावस्था में पूर्ण मेच्योर होने के बाद वो 1400 से 1260 ग्राम होता है। इस प्रकार शारीरिक विकास का यह टॉपिक हमारा यहीं पर पूर्ण होता है और यूनिट फर्स्ट भी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अब हम चर्चा कर लेंगे इस यूनिट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो चलो शुरू करते हैं। आज इस पार्ट के और इस यूनिट के कुछ महत्वपूर्ण गए हैं, उनको ही आधार बना करके हम इस यूनिट के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और प्रश्नों की प्रकृति के बारे में जानेंगे कि प्रश्न हमारे एग्ज़ाम के दौरान किस प्रकृति के आते हैं और हमें किस प्रकार से उसका आंसर निकालना है। जैसे हम बात करें खिलौनों की आयु, तो प्रश्न आ जाता है पेपर के दौरान कि खिलौनों की आयु कौन सी अवस्था को कहा जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन रहते हैं शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो आपको उस समय जवाब दिया, सही जवाब होगा शिशुअवस्था। क्यों? क्योंकि शिशुअवस्था का जो कालक्रम होता है वो 0 से 6 वर्ष होता है, बाल्यावस्था का 6 से 12, किशोरावस्था का 13 से 18 और प्रौढ़ावस्था का 18 के बाद। ये सामान्य स्केल है जो सामान्यतः फॉलो किया जाता है। तो जब आपको इस प्रकार से उत्तर देना है तो इस समय आपको शिशुअवस्था को सही आंसर माना चाहिए। लेकिन आपका ऑप्शन अलग प्रकृति के दे रखे हैं, जैसे संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और या औपचारिक संक्रियात्मक। जो सिद्धांतिक जो हमारे विकास के सिद्धांत है उसमें ये अपन ने देखे थे, ये जो अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, उसको आधार बना करके आपको ऑप्शन दिया गया है। तो अब संवेदी पेशी, आपको दिमाग में वो सिद्धांत क्लियर होना चाहिए कि संवेदी पेशी का आयुकाल कौन सा होता है। जैसे संवेदी पेशी का जो आयुकाल होता है वो 0 से 2 वर्ष होता है, पूर्व संक्रियात्मक का 2 से 7 वर्ष होता है, स्थूल संक्रियात्मक का 7 से 12 वर्ष होता है और औपचारिक संक्रियात्मक का 12 के बाद होता है। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर सही होगा वो हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक। क्यों? क्योंकि 2 से 7 वर्ष वाला सही है। 0 से 2 वर्ष में बच्चा पैदा होते ही खिलौने विलौने की भाषा नहीं समझता है, उसको कुछ समय लगता है, उसके बाद वो खिलौनों की चीज़ें समझ लेने लगता है। जब 2 साल का हो जाता है तब वो खिलौनों में ज़्यादा रुचि लेता है। तो इस समय आपका उत्तर रहेगा 2 से 7 वर्ष या पूर्व संक्रियात्मक काल। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। अगर आपके पास सामने ऑप्शन है शेषवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था या उत्तर किशोरावस्था, तो इस समय आपका उत्तर शेषवावस्था ना रह करके पूर्व बाल्यावस्था हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो स्केल है वो किसी और मनोवैज्ञानिक का दिया हुआ स्केल है जो सामान्य स्केल को फॉलो नहीं कर रहा है। और इस स्केल के अंदर शेषवावस्था को 0 से 2 वर्ष का माना गया है और पूर्व बाल्यावस्था को 2 से 7 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था को 7 से 12 वर्ष और पूर्व किशोरावस्था को 12 से 16 वर्ष और उत्तर किशोरावस्था को 16 से 18 वर्ष। तो जो पूर्व बाल्यावस्था 2 से 7 वर्ष का जो काल है वो सही माना जाएगा और उत्तर भी पूर्व बाल्यावस्था रहेगा। उसी प्रकार से आपको शेषवावस्था के संदर्भ में आपके ऑप्शन मिलते हैं कि शेषवावस्था का सही कालक्रम क्या है, 0 से 1, 0 से 2, 0 से 7 और 7 से 12। तो उस समय आपको उत्तर रहेगा 0 से 2, क्योंकि 0 से 6 का स्केल रहता है, लेकिन यहाँ पे 0 से 6 का स्केल कोई भी आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो 0 से 2 वर्ष वाला स्केल आपका सही माना जाएगा। लेकिन आपके सामने ऑप्शन में 0 से 6, 7 से 12, 12 से 18 और 18 के बाद का दे रखा है, तो उस समय 0 से 6 वर्ष वाला सही रहेगा। अब दिमाग में प्रश्न आ जाएगा दोनों आ जाए तो ये प्रश्न डिलीट की कैटेगरी में जाएगा। इस तरह से अपने दिमाग में नहीं रखना है कि दोनों आ जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। परीक्षा में पेपर बनाने वाला भी एक को ही बनाएगा, वस्तुनिष्ठता का भी ध्यान रखा जाएगा और विश्वसनीयता का भी ध्यान रखा जाता है, और फिर भी कन्फ्यूजन रहता है तो वो प्रश्न डिलीट होता है। इसके बाद बात कर ले 2 से 4 का आयुकाल पूर्व प्रत्यज्ञ काल भी कहा जाता है और 4 से 7 का जो काल है वो आत्म प्रत्यज्ञ काल भी कहा जाता है। और उत्तर बाल्यावस्था में 7 से 9 का काल संचय काल और 9 से 12 का काल परिचायक काल माना जाता है। इसके बाद में इस पाठ से संबंधित एक जो कथन है जो पाठ के दौरान रह गया था, रूसो बालक के हाथ पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक माना जाता है, ये कथन था रूसो का। इस प्रकार हमने यहाँ यूनिट फर्स्ट यहीं पर पूर्ण करते हैं और
अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है और आप कंटिन्यू बने रहना चाहते हैं मेरे साथ, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।